वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का अगर हम नाम देखें तो इस बार के जो अगर हम सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में कई सारे चैप्टर्स के नेम जो है टॉपिक वाइज चेंज हो चुके हैं और इसके साथ साथ इसमें कुछ कंटेंट भी इस बार चेंज हो चुका है। आज की क्लास में हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है शक्ति के नए केंद्र, या फिर हम इसको सत्ता के नए केंद्र के नाम से भी जान सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सत्ता के नए केंद्र, या फिर इसको अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो उसमें लिखा होगा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो इस पूरे चैप्टर में एक्चुअल में हम पढ़ेंगे क्या, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपको बात की जाए, सबसे पहले अगर हम बात करें शक्ति मतलब एक एक करके हम इसके वर्ड को समझेंगे, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शक्ति। तो शक्ति मतलब क्या होता है? शक्ति मतलब हम सिंपल समझ सकते हैं पावर। इसके बाद अगला कहता है नए मतलब कि न्यू, और केंद्र मतलब होता है सेंटर। तो आज के टाइम पे आप क्या देखते हो कि जो पावर है या शक्ति है वो किसी एक के पास नहीं है। आज के टाइम पे हम अगर विश्व के स्तर की बात करें या विश्व के लेवल की बात करें तो सिर्फ आज अमेरिका के पास ही पावर नहीं है, बल्कि आज विश्व के कई सारे ऐसे देश निकल के आ रहे हैं जिनके पास क्या है? शक्ति है। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं नए केंद्र के ऊपर बात करेंगे या नए देशों के ऐसे संगठन के ऊपर बात करेंगे जो आज किस रूप में शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। पावर के क्षेत्र में या शक्ति के क्षेत्र में आज वो शक्तिशाली बनते चले जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे शक्ति के या फिर सत्ता के नए केंद्र। मतलब कि अब हमने देखा है कि क्या देखा है कि 1990 से पहले, अगर हम 1990 की पहले की बात करें तो 1990 से पहले के दशक की बात करते हैं तो 1990 के पहले के दशक में एक युद्ध चल रहा था और आप सभी को पता है उस पूरे युद्ध का नाम क्या है। तो उस युद्ध का नाम था शीत युद्ध। तो 1990 से पहले आपको पता है कि जो शक्ति थी या फिर मेन अगर हम बात करें शक्तिशाली उस टाइम पे जो देश थे वो सिर्फ दो देश थे। एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। तो जो उस टाइम पे जो शक्ति थी वो इन्हीं दो देशों के पास थी, एक तो यूएसए के पास और दूसरी सोवियत संघ के पास। लेकिन परिस्थितियाँ कब बदली? परिस्थितियाँ बदली 1990 के दशक के बाद। क्या कहता है कि 1990 के दशक के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए। तो इसमें सबसे फर्स्ट इसमें क्या कहता है, 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के नए केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। तो जैसे ही 1990 ख़त्म हुआ या 1990 के बाद की बात करता है तो 1990 में के बाद विश्व के अंदर कई ऐसे शक्तिशाली संगठन या कई ऐसे शक्तिशाली देश निकल के सामने आए जो अमेरिका के वर्चस्व को, अमेरिका की पावर को टक्कर दे सकते थे। 1990 से पहले सिर्फ एक ही देश था, या मोस्टली अगर हम बात करें सिर्फ एक ही शक्तिशाली देश था जो अमेरिका के प्रभुत्व, उसके दबदबे और उसकी शक्ति को टक्कर दे सकता था, और उस देश का नाम था सोवियत संघ। लेकिन 1990 के बाद जब सोवियत संघ टूट गया तो सिर्फ और सिर्फ एक ध्रुवीय विश्व बना, और उसी टाइम पर हम कई सारे ऐसे देश, कई सारे ऐसे संगठन देखते हैं जो अमेरिका की दबदबे या अमेरिका के प्रभुत्व को क्या कर सकते थे? सीमित कर सकते थे। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं सब की बात करेंगे कि कौन कौन अमेरिका के प्रभुत्व और दबदबे को क्या कर सकता है? सीमित कर सकता है। आइए बढ़ते हैं इसमें आगे। अब सबसे फर्स्ट अगर हम अपने देश की बात करते हैं या फिर देश या संगठन कह सकते हैं, सबसे पहले इसमें देश भी हैं,
लेकिन हम सबसे पहले इसमें एक संगठन की बात करेंगे जो यूरोप के देशों का संगठन है। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे फर्स्ट इसमें क्या कहते हैं, यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूरोपीय संघ, जिसको यूरोपीय यूनियन के नाम से जाना जाता है, और ये क्या है, एक तरह का संगठन है और किसके द्वारा बनाया गया है, यूरोप के देशों के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, यूरोपीय संघ। यूरोप के देशों का ये संगठन है और ये संगठन आज अमेरिका की शक्ति को, उसके प्रभुत्व को क्या दे रहा है, टक्कर दे रहा है। इसके बाद दूसरे अगर हम संगठन की बात करते हैं तो दूसरे संगठन का नाम है आसियान। आसियान की बात करें तो आसियान है एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। एशिया के अंदर अगर जैसे हम बात करें, विश्व मैप की बात करें, तो ध्यान से इसमें देखते हुए हम ये समझेंगे। देखिए, अगर हम बात करें विश्व की, तो विश्व में जो एशिया है, एशिया के दक्षिण, ये पता है आपको, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो इसमें कहता है एशिया के दक्षिण और पूर्व, दक्षिण मतलब कि नीचे की साइड के, ये रे यहाँ पे, ये दक्षिण और इसके साथ साथ पूर्व यहाँ के। तो यहाँ के देशों ने क्या किया है, यहाँ के एशिया के देशों ने क्या किया है, एक संगठन बनाया और इस संगठन का नाम क्या है, आसियान है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमने बात की, तो पहला जो संगठन जो अमेरिका के प्रभुत्व, उसके दबदबे, उसकी शक्ति को चुनौती दे रहा है, और उसका नाम क्या है, यूरोपीय संघ या यूरोपीय यूनियन है उसका नाम। इसके बाद अगली हम बात करें तो सेकंड इसमें जो आ जाता है, आसियान की बात करते हैं। तो आसियान जो है वो भी अमेरिका के पावर, उसकी शक्ति को क्या दे रहा है, टक्कर दे रहा है। इसके बाद अगला क्या कहता है, यूरोपीय संघ और इसके साथ साथ आसियान। तो यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने ही अपने अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनी और कमज़ोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढा है। अब इन्होंने सबसे बढ़िया बात क्या की है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो उन्होंने सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी बात ये की है क्या, कि इन्होंने अपने इलाकों में चल रहे जो क्षेत्रीय दुश्मनी थी, मतलब कि अगर हम बात करें यूरोप की बात करें, तो यूरोप के पहले के टाइम पे जो देश थे एक दूसरे से, मतलब जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो इनके बीच में काफ़ी मनमुटाव हो गया था, और मनमुटाव के कारण इनमें कई सारे मतभेद भी पैदा हो गए, लड़ाइयाँ भी हुई, क्योंकि आपको पता ही है कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो दूसरे विश्व युद्ध में यूरोप के ही आसपास के जो शक्तिशाली देश थे उनके बीच में लड़ाइयाँ हुई। जैसे कि यूरोप की अगर हम बात करें तो दूसरे विश्व युद्ध में आपको पता ही है ब्रिटेन, इसके साथ साथ फ्रांस, ठीक है, दो तरफ थे। एक तो आपका पता ही है, एक तो धुरी राष्ट्र और दूसरा है मित्र राष्ट्र। तो इसमें धुरी राष्ट्र में, मित्र राष्ट्र में बात करते हैं कौन कौन। धुरी राष्ट्र में थे जर्मनी, इटली और जापान। तो जापान तो थोड़ा आउट का हो जाता है। और इसके साथ मित्र राष्ट्र में थे यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और इसके साथ साथ फ्रांस। तो ये देश आ जाते हैं। तो इनके बीच में काफ़ी मतभेद पैदा हो गए थे, और इन्हीं संगठन ने क्या किया, इन मतभेदों को और दुश्मनी को दूर कर दिया, और दुश्मनी और इसके साथ साथ कमज़ोरियों को इन्होंने क्या किया, दुश्मनी को दूर किया, इन समाधान किया, बातचीत की इनके साथ मिलकर, और जो इनकी कमज़ोरियाँ थी उस पर इन्होंने काम करना शुरू किया और अपना विकास करना शुरू किया, जिसकी वजह से ये आज किसके प्रभुत्व, किसके दबदबे को चुनौती दे रहे हैं, अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं। तो इसलिए इनको नए शक्ति के केंद्र कहा गया, क्योंकि पुराने तो यूएसए है, अमेरिका है, लेकिन इसके साथ साथ आज के टाइम पे और भी कई सारे देश निकल के आ रहे हैं जो क्या है, शक्ति के केंद्र हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहते हैं, अगला कहते हैं साथ ही इन्होंने अपने इलाकों के अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्र व्यवस्था विकसित करके तथा इन क्षेत्रों के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का
समूह बनाने की दिशा में भी काम किया है। इन्होंने पहले तो अपने दुश्मनी और कमज़ोरियों को इन्होंने ख़त्म किया, और इनको ख़त्म करने के बाद इन्होंने अपने यहाँ पर शांति व्यवस्था को कायम किया, और शांति व्यवस्था के साथ साथ इन्होंने क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित की। मतलब कि सरकार के रूप से सरकार की मदद से इन्होंने अपनी क्षेत्रीय व्यवस्था, जो इनकी क्षेत्र की व्यवस्था थी, इनके जो रीजनल सिस्टम था कि ये काम कैसे करते थे, इनका व्यापार का सिस्टम कैसा होता था, इनका मुद्रा का कैसा होता था, इनके यहाँ पे किसके साथ कौन कौन से व्यापार को आगे बढ़ाना है, तो इन्होंने क्षेत्रीय व्यवस्था जो इनकी सिस्टम था कि कैसे और ट्रांसपोर्टेशन अच्छी की जाए, तो क्षेत्रीय जो व्यवस्था थी इनकी, उन्होंने उसको विकसित किया। और क्षेत्रीय व्यवस्था को विकसित करने के बाद इन्होंने क्या किया, क्षेत्र व्यवस्था को विकसित करके इन्होंने अपने देशों की अर्थव्यवस्था का समूह बनाने की दिशा, मतलब कि इन्होंने सबने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, अपनी इकोनॉमी साथ मिलकर इन्होंने बढ़ाने की दिशा में काम करना शुरू किया, जिसकी वजह से आज ये इकट्ठा होकर किसके, अमेरिका के अर्थव्यवस्था का जो वर्चस्व है उसको भी चुनौती दे रहे हैं, और भी कई सारी हैं जिसको वो चुनौती देते जा रहे हैं, ये नए नए संगठन। इसके बाद अब हम एक देश की बात कर लेते हैं, तो देश में आ जाता है आपका चीन। चीन ने भी क्या किए, आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति का काफ़ी नाटकीय प्रभाव डाला। मतलब कि आपको पता ही है कि चीन भी एक अर्थव्यवस्था या आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। क्यों उभरा? क्योंकि इसने क्या किया, पूरे विश्व को अपनी तरफ प्रभावित कर लिया। अपनी नीतियों के द्वारा, अपने सुधारों के द्वारा चीन ने भी क्या किया, अपने यहाँ पर सस्ते श्रम और इसके साथ साथ कई सारे ऐसे नीति और नियमों को बनाकर इसने पूरे के पूरे विश्व का अपने और ध्यान आकर्षित कर लिया। और आप देखते हैं जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां इसके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कराने लग गई, इसके साथ व्यापार करने लग गई। तो ये भी आज के टाइम पे क्या कर रहा है, अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। इसके साथ साथ इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए वैकल्पिक केंद्रों पर एक नज़र डालेंगे। मतलब कि ये क्या आ रहे हैं, सत्ता के नए केंद्र बनते जा रहे हैं, और भी हैं। तो जैसे कि यूरोपीय संघ हो गया, इसके साथ साथ आपका आसियान हो गया और चाइना हो गया, ये क्या कर रहे हैं, सत्ता के नए केंद्र निकलते जा रहे हैं, और यह जांचने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आज ये जैसे काम कर रहे हैं, क्या ये भविष्य में उससे अच्छा काम कर पा रहे हैं या उससे कैसे आगे बढ़ पाएंगे, तो ये भी हम बात करेंगे इसमें। इसके साथ और अगर हम देशों की बात करें तो और इसमें देश निकल के आ जाते हैं आपके, ये देखिए ये भी संगठन है। तो अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले, तो सबसे फर्स्ट इसमें निकल के आता है आपका शार्क। तो ये भी एक क्षेत्रीय संगठन निकल के आता है, शार्क। ये भी बनाया गया था, इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। तो शार्क की बात करें तो शार्क भी एक तरह का क्या है, संगठन है। और ये संगठन है कहाँ का, ये संगठन है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल, मतलब साउथ एशिया के देशों का बनाया गया ये संगठन आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद अगला इसमें संगठन की बात करें तो नेक्स्ट संगठन इसमें आ जाता है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की बात करें इसमें हम, तो ब्रिक्स भी एक संगठन बनाया गया है। कब बनाया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ मेन अभी हम क्या कर रहे हैं कि कौन कौन से संगठन इसमें और हैं जो इसमें नए ऐड ऑन हुए हैं। जैसे कि शार्क तो इसमें है, इसके साथ साथ ब्रिक्स भी है, ये भी इसमें ऐड ऑन हुआ है, ठीक है। इसके बाद और हम कई सारे देशों के बारे में भी बात करेंगे। कई सारे देशों की बात करें तो इसमें हम इंडिविजुअली एक एक, मतलब जैसे हमने अभी चाइना के ऊपर बात की, इसके साथ चाइना भी एक इसके अंदर एक देश निकल के आ जाता है। इसके साथ साथ इसमें हमने संगठनों की भी बात की, जैसे संगठन में जैसे कि यूरोपीय संघ का संगठन हो गया। इसके साथ साथ हमने आसियान के बारे में भी बात कर ली। आसियान के बाद हमने इसमें शार्क, ये एक संगठन है, इसके बारे में बात की। इसके बाद हम ब्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे। और कई सारे देश हैं, और कई सारे देशों में जैसे आ जाता है, सबसे पहले रशिया के बारे में बात करेंगे हम। रशिया के बाद अपने चाइना के बारे में बात करेंगे। फिर चाइना के बाद हम इसमें बात करेंगे इज़राइल के ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक। इसके साथ साथ इज़राइल के बाद हम इसमें बात करेंगे इंडिया के ऊपर भी बात करेंगे हम। इंडिया के बाद हम जापान के ऊपर बात करेंगे, और जापान के बाद इसके साथ साथ हम साउथ कोरिया के बारे में भी बात करेंगे। तो ये इन देशों को भी हम साथ के साथ पढ़ते चलेंगे।
तो इसमें आपको समझ में आया होगा कि हमने किस किस कौन कौन से नए सत्ता के नए नए विकल्प या नए नए केंद्र निकल के सामने आ रहे हैं। तो इसमें हमने अभी देखिए एक बार प्रीवियस वाला देख लेते हैं। तो इसमें हमने बात की सबसे पहले सत्ता के नए केंद्र कौन से निकल के आए, जैसे कि यूरोपीय संघ, इसके बाद आसियान और इसके बाद आ जाता है चाइना। और इसके बाद चाइना के बाद हम बात करेंगे इसमें और कौन से देश हैं, देश के साथ साथ हम इसमें बात करेंगे नए नए संगठन। और संगठन में जैसे कि शार्क आ गया, इसके बाद ब्रिक्स आ गया, फिर उसके बाद रशिया, चाइना, इंडिया, इज़राइल, फिर उसके बाद जापान, साउथ कोरिया। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार इस पिक्चर को देखते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या है इसमें। ये देखिए, अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले क्या कहता है 1978। अब ये पिक्चर क्यों पढ़ाई जा रही है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार पिक्चर्स को लेकर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, इसलिए साथ के साथ हम पिक्चर्स को भी कवर करते हुए चलेंगे और धीरे धीरे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे इस पिक्चर में एक्चुअल में क्या कहा गया है। तो सबसे फर्स्ट इसमें निकल के आता है आपका, ये देखिए क्या कहता है 1978 के दिसंबर में देंग शाओपिंग ने ओपन डोर मतलब कि मुक्त द्वार की नीति चलाई। अब आपसे पूछ लेगा मुक्त द्वार की नीति कब चलाई गई, तो आपको पता है 1978 में क्या किया गया, 1978 में मुक्त द्वार की नीति को अपनाया गया। और 1978 के दिसंबर में किसने अपनाया था, देंग शाओपिंग ने ओपन डोर की, या फिर मतलब इसको हम कह सकते हैं मुक्त द्वार की नीति चलाई। मुक्त द्वार की नीति चलाने के बाद इसके बाद चीन ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। मतलब कि इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि अब जैसे चीन ने खुले द्वार की नीति को अपनाया, तो खुले द्वार की नीति को अपनाने के बाद क्या हुआ, चीन ने अद्भुत प्रगति की। मतलब जब उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी जब चीन ने पहले के टाइम पे क्या कर रखा था, अपने आप को विश्व से जोड़कर नहीं रख रखा था। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, तो ओपन डोर पॉलिसी अपनाने के बाद, या फिर जिसको हम कह सकते हैं खुले द्वार की नीति को अपनाने के बाद, इन्होंने क्या किया, विश्व से कई सारे देशों से अपने संबंध स्थापित करने शुरू किए, और जिसकी वजह से चीन एक आर्थिक शक्ति के रूप में बहुत बन के, मतलब आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। इसके बाद अगला क्या कहता है, ये तस्वीरें चीन में विकास की तेजी से बदलती प्रवृत्तियां का पता देती हैं। अब ये दो तस्वीर आपको देखने को मिल रही हैं, ये चीन की प्रगति को लेकर बनाई गई हैं। सबसे पहली जो तस्वीर आप देख रहे हो, सबसे पहली तस्वीर ये वाली हम देखते हैं, तो इसमें क्या कहता है, पहली तस्वीर क्रांति के तत्काल बाद है, मतलब कि जब वहाँ पे क्रांति चली उसके बाद की है। चीन के अंदर पहली तस्वीर क्रांति के तत्काल बाद के चीन की है, और इसमें कहा गया कि समाजवादी रास्ता ही सबसे व्यापक रास्ता है। कि मतलब कि जब चीन के अंदर साम्यवाद को लेकर क्रांति हुई, और क्रांति के बाद वहाँ पे साम्यवाद स्थापित हो गया, और वहाँ पे ये कहा गया कि साम्यवादी रास्ता ही सबसे बढ़िया रास्ता है। मतलब उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया। और दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें, तो ये दूसरी तस्वीर जो है ये शंघाई की है, जो चीन की नई आर्थिक शक्ति का क्या है, प्रतीक है। तो दोनों ही तस्वीरें किससे संबंधित हैं, चीन से। पहली जो तस्वीर संबंधित है वो साम्यवादी व्यवस्था की क्रांति के बाद की है, और दूसरी जो है वो उसकी एक आर्थिक शक्ति के रूप में उसको बढ़ते हुए दर्शा रही है। होपफुली आपको इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।